हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ऑन इजीली। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट किया था? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो उसमें हमने मेंडल्स लॉज सारे हमने कंप्लीट कर दिए। उसके साथ साथ हमने एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ उनको स्टडी किया, और साथ ही साथ हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आने के बाद क्या हुआ, सटन एंड बॉवरी ने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और जिसके थ्रू हमें फिजिकल एग्जिस्टेंस पता लगी कि फैक्टर्स जो है वो एक्चुअली कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट मेंडल वाज सेइंग, फैक्टर दैट वाज एक्चुअली द जीन्स ऑफ आवर प्रेजेंट डे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इससे पहले कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार हम ये देखते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है। ठीक है, तो इजीली ऐप पर जाने के लिए आपको करना होगा गूगल प्ले स्टोर से इजीली ऐप को डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप इजीली ऐप को डाउनलोड करते हैं, स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे, दिस इज EAZILY, राइट। वहां से आपको करना होगा क्रिएट न्यू अकाउंट। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, राइट, एंड यू विल क्लिक एट क्रिएट न्यू अकाउंट। आफ्टर दैट some information regarding you, your name, your phone number, your location will be asked. You have to fill all the information. जो भी आपकी डिटेल्स है वो फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर भी अपना फिल कर देंगे, और वेरीफाई विद OTP के साथ आप फाइनल क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा एक OTP आते ही आप कर देंगे वेरीफाई पर क्लिक। ठीक है, हो गया आपका वेरिफिकेशन। ओके, देन क्या करना है, आपके सामने आएंगे कुछ कोर्सेज। उन कोर्सेज में से आपको आपका कोर्स दैट इज नीट को सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करते ही आप कहाँ आ जाएंगे, कुछ ऐसे फेज पर जहां आपको स्टार्ट करना है, क्लिक करना है 12th क्लास पे, जो हमारा टॉपर्स बैच है, दैट इज फॉर 12th क्लास एंड नीट बोर्ड के लिए है, नीट एंड बोर्ड दोनों के लिए है, राइट। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही आप क्लिक कर देंगे कहाँ पर, 12th क्लास पर, आपके सामने आएंगे ये हमारे डिफरेंट जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं नीट के लिए जो हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अलग अलग कोर्सेज परचेज करने की बेटा ये इनका अमाउंट है, राइट, 2999। टोटल जो कोर्स है उसका जो प्राइस है दैट इज 8999। बट डोंट वरी, आपको यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है? फ्री इजीली लिख दीजिए बेटा। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, आपको कूपन कोड यूज करने को बोला जाएगा, और कूपन कोड क्या है? दैट इज फ्री इजीली, फ्री, FREE फ्री, EAZILY, दैट इज फ्री इजीली। जैसे ही आप फ्री इजीली पर जाएंगे तो आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट एकदम वेव ऑफ हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम चाहते हैं कोई भी बच्चा जिसका सपना है डॉक्टर बनना, वो किसी भी वजह से, पैसे के अभाव से या कोई भी सर्कमस्टांसिस की वजह से उसका ये सपना पूरे होने से मतलब हर्डल नहीं आनी चाहिए उसके। अगर पैसा उसके रास्ते में रुकावट है, एजुकेशन नहीं वो ले पा रहा है, इसीलिए हम उसको क्या दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पूरा का पूरा नीट का वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, तो हो जाएगा इतना काम। यस, तो अब चलते हैं हमारी आज की क्लास। किसकी क्लास है? बायोलॉजी की, राइट। डाउनलोड करना है आपको ऐप को, और इसके बाद आपको क्या करना है, आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, फिर से आते हैं हमारे डिस्कशन पर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू हमें यह पता लग गया फैक्टर्स और क्रोमोसोम बोथ अकर्स इन पेयर, राइट। एकदम एग्रीड आज हम इस बात से, बिल्कुल। बस हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब ये सब एक्सपेरिमेंटल काम जो है चल रहा था, क्रोमोसोम्स की जब स्टडी होनी शुरू हो गई थी, सेल डिवीजन माइक्रोस्कोप्स के नीचे सब कुछ देखा जाने लग गया था। ठीक है, और फैक्टर्स और क्रोमोसोम दोनों सैग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एंड दे आल्सो शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये थी हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल के फैक्टर्स हम क्या बोल रहे हैं आज? दे आर जीन्स। फैक्टर्स की दो फॉर्म, दैट इज जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म, उनको हम बोल रहे हैं एलील्स। कहाँ प्रेजेंट है ये जीन्स? ऑन द क्रोमोसोम। तो फैक्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है,
चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मीनिंग समझेंगे दोनों वर्ड्स का। लिंकेज का मीनिंग क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। बट उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, चलो देखो बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटन एंड बोवेरी। इंडिपेंडेंट वर्क था बेटा इनका, देयर वर्क वाज इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर बट पहले जो काम था सही मायने में जो मियोसिस के बारे में जो डिस्कशन करना या क्रोमोसोम को, दैट वाज गिवन बाय सटन। ठीक है, बट दोनों का नाम हम ले लेते हैं। सटन एंड बोवेरी ने क्या शो किया, पैरेलल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का या फैक्टर्स का पैरेलल बिहेवियर शो किया। अकॉर्डिंग टू दैट हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स और फैक्टर्स दे बोथ अकर्स इन पेयर, राइट। दे सेग्रीगेट, गैमीट बनते वक्त दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं। जैसा कि मेंडल जी ने बोला था कि फैक्टर्स दैट वाज समथिंग व्हिच गेट सेग्रीगेटेड, व्हिच गेट सेपरेट ड्यूरिंग दैट गैमीट फॉर्मेशन, मान लो, है ना। ओके, एंड दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और क्रोमोसोमल थ्योरी ने ये भी बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। इसका मतलब समझेंगे दैट मेरे पास मान लो ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और इधर मेरे पास है फैक्टर। ठीक है, तो अब ये बोला गया कि इनका जो सेपरेशन है, ए और ए फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं। दोनों फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली दे गेट सेग्रीगेटेड, राइट। इतनी बात हमें पता है। अब हम इसको कंपेयर करें अगर क्रोमोसोम से, दीज टू क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेटेड। ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड, राइट। ओके, अब ये वाले क्रोमोसोम भी क्या हो रहे हैं, ये वाले क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होते हैं, दीज ऑल्सो गेट सेग्रीगेटेड। ठीक है, हम मुझे बात बताओ, क्या ये जो रेड वाला क्रोमोसोम जब अलग हो रहे हैं, रेड वाले, तो क्या उनका सेग्रीगेशन, इनका सेग्रीगेशन क्या इनके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता। दिस येलो वन वाई जब इनके जाइगोट्स बनेंगे, गैमीट्स के अंदर सेपरेट होने के बाद जब जाइगोट्स बनेंगे, तो दिस वन जो ये येलो वाला क्रोमोसोम है, ये इसके साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये तो नहीं है कि ये किसी पे डिपेंडेंट है, ये वाला इसके साथ आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। ठीक है, हमने ये बोला फैक्टर्स जो है वो भी सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, अब मान लो अगर हम बात करें कि मान लो ये दो फैक्टर्स है, ए और ए, फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे लिखते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ है ए और इसके सामने है स्मॉल ए, इसके सामने क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, और मान लो यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पर है आपका फॉर एग्जाम्पल बी और यहाँ है आपका स्मॉल बी। ठीक है, जब ये वाला क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, जब ये वाला क्रोमोसोम सेपरेट हुआ तो इसके ऊपर आ गया व्हाट, ए, और इसके ऊपर आ गया आपका बी। ठीक है, ओके ओके, जब मैं क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ क्रोमोसोम की, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पे है कैपिटल सी, यहाँ पे है स्मॉल सी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यही बेस बनने जा रहा है हमारा लिंकेज का। और देन यहाँ है मान लो कैपिटल डी, यहाँ है स्मॉल डी। ठीक है, तो वो फैक्टर्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि ए और बी की बात करूं मैं, ए और बी के ऊपर जब प्रेजेंट है तो ये इस क्रोमोसोम के साथ आ रहे हैं, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए इंडिपेंडेंटली, उनका तो सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम्स का तो होता है, बट जो फैक्टर्स हैं अगर वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तब उनका
इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं होता है, मतलब क्रोमोसोम के ऊपर ही जाएंगे, जो फैक्टर्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। जब क्रोमोसोम अलग होगा तो उनके ऊपर जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो भी सेपरेट होंगे। एब्सोल्युटली राइट। तो ए एंड बी दे डू नॉट सेपरेट, ए एंड बी डू नॉट सेपरेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके ऊपर कौन से थे, यहां पे हमारे पास कौन से थे, देयर वॉज सी एंड डी। तो मान लो ये वाला इसके साथ आया, कैपिटल सी कैपिटल डी, और सिमिलरली यहां पर हमारे पास थे, यहां चलो इनके बना लेते हैं, ठीक है, और यहां हमारे पास कौन से थे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, राइट। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो फैक्टर सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, दे डू नॉट सेग्रीगेट। कैपिटल ए कैपिटल बी दे आर नॉट सेपरेटिंग बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। स्मॉल ए स्मॉल बी आर नॉट सेपरेटिंग बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। सिमिलरली येलो वाले के ऊपर जो सी एंड डी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, ये क्रोमोसोम के साथ ही मूव कर रहे हैं, राइट। और ये स्मॉल सी स्मॉल डी ये भी क्रोमोसोम के साथ मूव कर रहे हैं। तो मतलब कहने का, इन दो लाइंस को बेटा हाईलाइट करोगे, that chromosomes always assort independently। एक क्रोमोसोम का जो सेपरेशन है, ये दोनों क्या थे, होमोलोगस पेयर है। ये कौन से पेयर है, होमोलोगस पेयर है, आज हमें पता है। जब ये सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन है दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, ठीक है। बट अगर फैक्टर्स, अगर जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम देन दे डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात, ये सब हमें कहां से समझ में आई, ये हमें समझ में आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के बाद, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, अब वही सेम चीज है जो हमने शो किया, दैट एक क्रोमोसोम ए और बी, ए और बी, ये दोनों फैक्टर्स कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब अगर ये सेपरेट हो भी गए, तो ए एंड बी दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रोमोसोम भले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर देंगे, बट जो फैक्टर्स हैं दे डू नॉट शो, ये वाले फैक्टर्स, ये दे डू नॉट शो ए बी डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। बट अब मान लो मेरी बात कि ये मान लो एक क्रोमोसोम है, एक फैक्टर यहाँ है, जीन यहाँ है, उस एक जीन यहाँ पे उसकी एलील। यह है दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे एक कैपिटल बी इधर और एक इधर है, मतलब एक ही कैरेक्टर की जो जीन्स है, जो उनकी एलील्स है, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इफ द फैक्टर्स दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, या ध्यान से सुना मेरी बात, अगर फैक्टर्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं तब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ आ गया ए, और ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, और इधर से ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इसका जो अलग होना है, अब क्या हो सकता है, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले के साथ जा सकता है, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी। ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ भी जा सकता है, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी। ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जा सकता है, तो फैक्टर बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, सॉरी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये वाला क्रोमोसोम जा सकता है इसके साथ, तब हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरह से दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जैसे ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेशंस। हमारे पास क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है। ओके, यही रीजन था कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास 9:3:3:1 का जो रेशियो आता है, दैट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, बिकॉज जो कैरेक्टर्स मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे जिनको लेकर, उनके जो जीन्स थे दे वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर वो सेम क्रोमोसोम पर होते तो शायद ये रिकॉम्बिनेशन ना बनते, शायद ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो ना होता। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दो चीजें हैं आपके पास, आपने दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करके एक नई चीज बन गई, दैट इज रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो अब इस चीज को बेटा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की जरूरत थी। मेंडल के बाद हुए सारे काम,
ठीक है। तो अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की बात आई, तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने के लिए हमारे कौन से साइंटिस्ट आए, दैट इज टी.एच. मॉर्गन। कौन आए, टी.एच. मॉर्गन। तो उन्होंने कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला। अगर मेंडल जी ने पी प्लांट पे किए तो इन्होंने किए ड्रोसोफिला के ऊपर। क्यों किए बेटा ड्रोसोफिला के ऊपर, ठीक है, बाकी प्लांट्स पे भी हुए थे। स्वीट पी पे पहली बार प्यूनेट, जो बैटसन एंड प्यूनेट ने, उन्होंने पहली बार जो कंसेप्ट था, जो एक्सपेरिमेंट थे, वो स्वीट पी पे भी किए, ठीक है। इस तरह बहुत सारे और डायहाइब्रिड प्रोसेस करवाए गए, बट जो मोस्ट पॉपुलर है, जो जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से प्रूफ मिल गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, ठीक है। चलो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू टी.एच. मॉर्गन ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात ये आती है, अगर मेंडल जी ने सिलेक्ट किए थे पी प्लांट्स, तो टी.एच. मॉर्गन जी ने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने ड्रोसोफिला को कंसीडर किया। तो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, व्हाई ड्रोसोफिला, ठीक है। हमें पता है मेंडल जी ने पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए एंड ही वाज सक्सेसफुल आल्सो, है ना, बहुत सारे अपने प्रिंसिपल्स देने में। रीजन क्या था बेटा, एक तो प्लांट का, जो पी प्लांट का लाइफ साइकिल था, दैट वाज स्मॉल, राइट। तो ड्रोसोफिला का उससे भी स्मॉल है लाइफ साइकिल। ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल जो बनता है, दैट इज नियरली अबाउट 2 वीक्स। तो जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, जितनी जल्दी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा उतनी जल्दी हमें क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। चलो, तो उतने ही हमें क्या मिले, रिजल्ट्स मिले जल्दी। मतलब लाइफ साइकिल कितने वीक्स का है, 2 वीक्स का। इट इज इजी टू ग्रो इन लैब, आर्टिफिशियल मीडियम, मतलब कोई भी बनाना वगैरह पे आप उसको इजीली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ड्रोसोफिला होता क्या है बेटा, कुछ इस तरह का इंसेक्ट होता है, मक्खी टाइप से ही होता है, दैट इज कॉमन नेम, इसको हम बोल देते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या बोल देते हैं, फ्रूट फ्लाई। इट्स एन इंसेक्ट, ठीक है। तो इजीली ग्रो कर जाता है। हमें पता है कि कोई भी जब लैब के अंदर भी है, वैसे ही मान लो कोई भी ऐसा फ्रूट पड़ा रहे तो उसके ऊपर मक्खियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इंसेक्ट था, लैब के अंदर इजीली इसको ग्रो कर सकते थे। कुछ बनाना या कुछ ऐसी रोटन चीजें रखे उसके ऊपर क्या ग्रो कर जाते थे, दैट इज ड्रोसोफिला, ओके। और क्या था बेटा, सिंगल मेटिंग में ही प्रोड्यूसेस, एक बार मेटिंग करने से ही प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब लार्ज प्रोजनी। ऑफस्प्रिंग्स मतलब प्रोजनी कैसे मिलती थी, लार्ज प्रोजनी, जिसकी वजह से स्टडी करना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना वाज इजी। एक तरह से सैंपल साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, लार्ज सैंपल साइज हो गया। और क्या किया, मेल एंड फीमेल को पहचानना इजी है। फीमेल थोड़ी सी बड़ी होती है और मेल कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो इसको पहचानना इज इजी है, दोनों को, मेल एंड फीमेल को रिकॉग्नाइज करना। हेरिडिटरी वेरिएशंस, हेरिडिटरी वेरिएशंस का मतलब ये है बेटा, जैसे ही ये नई प्रोजनी बनेगी या जो भी वेरिएशंस आएंगी उनको लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली वी कैन ऑब्जर्व, ठीक है। तो वेरिएशंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप, अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। तो इसीलिए क्या किया, ड्रोसोफिला को यूज किया गया है। क्या ये बेटा, इसके अंदर 2 एंड नंबर है 8, दैट इज 4 पेयर्स है। कितने पेयर्स है, 4 पेयर्स है। और मेल की अगर बात करें तो 3 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स के हैं और 1 पेयर कौन सा है, XY। फीमेल के अंदर 3 पेयर ऑटोसोम्स है प्लस XX है, दैट इज फीमेल। तो फीमेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है दैट इज XX, और मेल के अंदर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज XY, ठीक है। इतनी जानकारी हमें किसके बारे में है, ड्रोसोफिला के बारे में। चलो, अब इससे पहले कि हम ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करें, सबसे पहले देखते हैं बेटा लिंकेज का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज। लिंकेज, वर्ड को पकड़ो, दैट इज लिंक्ड। समथिंग विच इज लिंक्ड इज नोन एज लिंकेज। अगर कोई भी दो फ्रेंड्स के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो हम बोलेंगे दोनों आपस में अटैच्ड है, मतलब दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो यहाँ पे दो दोस्त कौन है, दीज आर जीन्स। कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो इट इज द एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन 2 जीन्स, दैट इज नोन एज लिंक्ड, लिंकेज, ठीक है। देयर इज लिंकेज, मतलब लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंक्ड,
तो अब एक बात देखो, एक बात हमें पता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर, ठीक है। इन ह्यूमंस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, ठीक है। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं, बहुत सारी जीन्स हैं। हमने देखा हुआ है जो डीएनए है कंडेंस्ड फॉर्म में कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन जो पेरेंट्स अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं थ्रू दीज जीन्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम का नंबर है वो तो एक तरह से लिमिटेड है, राइट। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं। तो हम एक बात ये सबसे पहले मान के चल रहे हैं कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा तो नहीं है ना कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो 23 पेयर हमारे पास जीन्स है, ऐसा नहीं है। एक क्रोमोसोम के ऊपर आज हमें पता है बहुत सारी जीन्स हैं, बहुत सारी जीन्स है। तो इसका मतलब मेंडल वाले फैक्टर्स की बात करें तो देयर आर more than number of factors is more than number of chromosome, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स मतलब बहुत सारी जीन्स। दिस विल बिकम द बेसिस। अब हम बनाने जा रहे हैं किसका? लिंकेज का। लिंकेज वर्ड को पकड़ना मतलब जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर है, जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दे आर लिंक्ड। दो दोस्त बिल्कुल पास रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अपने स्कूल के अंदर भी देखते हैं, कोई दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल पास हमेशा साथ में खाना खाएंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में सारे काम करेंगे, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ लिंकेज है, ठीक है। बस अब इस वर्ड को पकड़ो, लिंक्ड वाले वर्ड को पकड़ो। जीन्स क्या है? कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पर। एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा जीन्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है देन वी विल कॉल दैट दीज जीन्स आर लिंक्ड, ठीक है। तो चलो देखो, ये एक क्रोमोसोम है मेरे पास, ये पेयर है मान लो, है ना। एक जीन है दिस वन, दूसरी उसकी एलील है दिस वन, ऐसी डी है, ऐसी स्मॉल डी। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम की बात करूं तो A and D are present on the same chromosome, right? Small a and small d are present on the same chromosome. तो सेम क्रोमोसोम पर अगर जीन्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम बोलते हैं दीज आर लिंक्ड जीन्स। ये कैसी जीन्स है? लिंक्ड जीन्स है, ठीक है। A and D आर ऑन द सेम क्रोमोसोम और इधर से स्मॉल d दे आर ऑल्सो ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, इस पे आ जाओ, येलो वाला पार्ट देखो। यहाँ है बेटा बी जीन और यहाँ है स्मॉल बी। तो small b is present on a different chromosome and capital B is present on the different chromosome. मतलब capital B and small b are on the different chromosome, ठीक है। ओके, अब हम ये तो नहीं कहेंगे एक बच्चा एक क्लास में है, दूसरा दूसरी क्लास में है ना। ये एक क्लास है, दूसरी क्लास है, तो दोनों के बीच में उतना एसोसिएशन नहीं हो पाता है कि वो साथ में पढ़ाई कर ले, साथ में खाना वगैरह सब कुछ शेयर कर ले, व्हाटएवर। तो इसी तरह से जो जीन्स हैं, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दे आर नॉट लिंक्ड। सो जीन्स आर नॉट लिंक्ड। कौन सी जीन्स? कैपिटल बी, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दे आर नॉट लिंक्ड। बट यहाँ पे देखो, capital D, small d, they are present on the same chromosome, मतलब genes present on same chromosome are physically linked। एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है वो, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तब हम इनको बोल रहे हैं दे आर फिजिकली लिंक्ड। और वन क्रोमोसोम के ऊपर हमें पता है मोर देन वन जीन कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पर सिर्फ ए एंड डी नहीं, और भी हो सकती है, बी सी डी व्हाटएवर यू वांट। कितनी? एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं। जो इसका होमोलोगस पेयर है उसके सामने एलील्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। जब
सेम क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट दे आर फिजिकली एसोसिएटेड, दैट मीन्स फिजिकली दे आर लिंक्ड, राइट। और जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है वो वाली जीन लिंक्ड नहीं है। तो यहाँ से क्या मैं समझूं कि आपको लिंकेज का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया। कंसेप्ट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ लिंकेज की मीनिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं दे आर लिंक्ड, डिफरेंट क्रोमोसोम पे दे आर नॉट लिंक्ड, राइट। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई है कि व्हाट इज लिंक्ड जीन्स। तो भाई हम लिंक्ड जीन्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हम लिंकेज को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इफेक्ट होता है अगर जीन्स लिंक्ड हैं तो, और क्या इफेक्ट होता है अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है तो, ठीक है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ लिंकेज देखो, इफेक्ट ऑफ लिंकेज ये देखो, ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। ए इज ऑन डिफरेंट, स्मॉल इज ऑन डिफरेंट, कैपिटल बी इज ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, स्मॉल बी इज ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे कोई भी लिंकेज नहीं है, सीधी सी बात है। ये जो जीन्स है कहाँ प्रेजेंट है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। तो देयर इज नो लिंकेज, ठीक है। तो जब इनका गैमीट फॉर्मेशन के टाइम जब ये सेग्रीगेट होंगे, जब ये ऐसे सेग्रीगेट होंगे, तो इसका मतलब देयर कैन बी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैपिटल ए कैन गो विद स्मॉल बी, क्रोमोसोम डिफरेंट हो गए। क्रोमोसोम हमने बोला कि ऑलवेज दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो जब ये क्रोमोसोम अलग होते हैं, ये वाले अलग होंगे, तो ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जा सकता है, यस। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ गया, ए और बी। क्या ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जा सकता है, बिल्कुल। तो इसमें क्या बन गया, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या ये वाला क्रोमोसोम स्मॉल ए वाला क्या इसके साथ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया स्मॉल ए कैपिटल बी। क्या ये वाला क्रोमोसोम स्मॉल ए वाला क्या स्मॉल बी के साथ जा सकता है, एब्सोल्युटली जा सकता है। तो हमारे पास आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहां से देखो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकती हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो होने की वजह से व्हाट दे शो डिफरेंट 4 कॉम्बिनेशन जो गैमीट्स बनेंगे, देयर विल बी हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो यही तो हमने मेंडल लॉ ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पढ़ा है, दैट देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हालांकि मेंडल ने लिंक्ड जीन का कंसेप्ट वो नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए, बिकॉज दैट एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और लकीली इट वॉज अ बाय चांस कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स लिए उनकी जो फैक्टर्स थे, जो एलियस थी, जो जीन्स थे, दे वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर मेंडल के लिए हुए कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते तो शायद वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो प्रिंसिपल है वो दे ही नहीं पाते, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। यस सर, यस मैम, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नो लिंकेज मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, ओके। तो क्या मैम ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, यस बिल्कुल हुआ। तो चलो अब इनकी बात कर लेते हैं। ये मेरे पास क्रोमोसोम है बेटा, इसके ऊपर एक पे ए है, एक के पास कैपिटल बी है। These genes are present on the same chromosome. Small a small b, these genes are present on the same chromosome. Same chromosome पे present है, इसका मतलब क्या है, लिंकेज है। They are linked genes. ओके मैम, लिंकेज हो गई, ठीक है। तो जब इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ए कैपिटल और कैपिटल बी एक साथ जाएंगे, राइट, बिकॉज दे आर लिंक्ड जीन्स। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। बट जब हम दूसरे क्रोमोसोम की बात करेंगे तब भी क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, दे विल कम टुगेदर, राइट। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन आएंगे, और वो भी कैसे हैं, दीज आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये वही तो आ गए जो पेरेंट्स के फैक्टर्स थे, दीज आर पेरेंटल, ए बी। तो इसका मतलब जैसे ही जीन्स एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है तो उनको हम बोलते हैं दे आर लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स होने की वजह से, लिंकेज होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं या कम बनते हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन डिक्रीजेज ड्यू टू लिंकेज। बट अगर कोई भी लिंकेज नहीं है, देयर इज नो लिंकेज, तब रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। तो आई होप
इतनी सी बात हमें समझ में आ गई कि इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर लिंक्ड, दे विल मूव टुगेदर। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी जो है रिकॉम्बिनेशन बनने की दैट इज लेस। बट जीन्स अगर प्रेजेंट है डिफरेंट क्रोमोसोम पर, तब कोई भी लिंकेज नहीं होगा, तब वो क्या शो करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की वजह से क्या बनेंगे, नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनको हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, राइट। इतनी बात क्लियर है? यस। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, इतनी मैम हमें बात आ गई है क्लियर। तो चलो अब एक काम करते हैं। अब देखो लिंकेज को नो डाउट ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट्स दे वर द वेरिफिकेशन फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और वहीं से ही हमें कंसेप्ट मिलता है किसका, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। चलो एक बार एक काम करते हैं, लिंकेज को थोड़ा सा और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन क्रॉस। क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो क्रॉस में क्या किया, हम एक कंडीशन ऐसी ले रहे हैं जहां पे कोई भी लिंकेज नहीं है, और एक कंडीशन ऐसी ले रहे हैं जिसमें लिंकेज प्रेजेंट है। नो लिंकेज का मतलब जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, और लिंकेज का मतलब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या हम आगे चलें? यस मैम, बिल्कुल चलते हैं। देखो अब अगर लिंकेज नहीं है तो ये एक पेयर है, ठीक है, कैपिटल टी एक पेयर आगे, मतलब जो हम कैरेक्टर्स, जो हम कलर, जो उसके ट्रेट्स ले रहे हैं, उनके लिए जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये है बेटा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये है दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इनके ऊपर है आर मूवी राउंड वाला ले लो, शेप का जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और जो हाइट का जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमने लिया है ये वाली कंडीशन ले ली, कौन सा, हमने लिया टॉल राउंड, और इसको हम क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, ड्वार्फ रिंकल्ड के साथ। तो कैसा क्रॉस हुआ ये कैसा क्रॉस है? अगर अननोन जीनोटाइप निकालने के लिए आप जो भी आपके पास फिनोटाइप है उसको आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो, तो ऐसे क्रॉस को हमने समझा था दिस इज टेस्ट क्रॉस। ये कैसा क्रॉस है बेटा? दिस इज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। चलो आपने ये किया, ड्वार्फ रिंकल्ड दैट इज रिसेसिव पेरेंट, दिस इज रिसेसिव पेरेंट, दैट मीन्स ये कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस है, ओके। अब देखो पहले इनके गैमीट्स बनाओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, टॉल राउंड फिनोटिपिकली, और हेट्रोजाइगोट टॉल राउंड। तो देखो इनके क्या बनेंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। अब इनके बनाओगे तो एक ही टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, राइट। इतनी बात तो हमें क्लियर है बिकॉज हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं मेंडल के लॉज को, ओके। अब देखो, अब जैसे ही इनका फ्यूजन होगा जाइगोट बनेगा, मतलब हमें अगर फिनोटाइप देखना हो तो क्या हम गैमीट्स देखेंगे या जाइगोट देखेंगे? फिनोटाइप देखने के लिए हम जाइगोट को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जाइगोट के अंदर ही तो गैमीट्स का फ्यूजन होगा, तभी वो फिनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो वी आर टेकिंग इट एज ये क्या है, जाइगोट है। फिनोटाइप हम कहाँ देख रहे हैं? जाइगोट में। ये क्या बने बेटा? इनके गैमीट्स का हुआ फ्यूजन और बने जाइगोट, ओके। अब देखो टॉल राउंड और इधर से ड्वार्फ रिंकल्ड, ये तो पेरेंटल ही थे, ये पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, तो ये तो आगे बेटा पेरेंटल। इसके अलावा नए कॉम्बिनेशंस भी हमें दिखने को मिले, दैट इज दिस इज टॉल रिंकल्ड एंड ड्वार्फ राउंड। ये कैसे हैं? ये नए रिकॉम्बिनेशंस हैं, दीज आर न्यू रिकॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर जब लिंकेज नहीं थी तो 50% पेरेंटल आ गए, ठीक है, और 50% रिकॉम्बिनेंट्स आ गए, 50% रिकॉम्बिनेंट्स आ गए, किसमें? जब नो लिंकेज वॉज देयर, ठीक है। तो इसका मतलब जब लिंकेज नहीं थी तब रिकॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं 50-50, 50 पेरेंटल होते हैं, 50 हमारे पास नए आ जाते हैं, ओके। अब आओ बेटा दूसरा केस लेते हैं जब लिंकेज प्रेजेंट है, जब लिंकेज प्रेजेंट है, ले हम वही वाला क्रॉस रहे हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर और जो राउंड वाला कैरेक्टर है, इनकी जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट, प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मेंडल के केस में क्या कंडीशन थी? ये वाली कंडीशन थी, डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, तभी हमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हमें रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर ये एक ही
क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है टॉल और राउंड वाला कैरेक्टर, तब क्या होगा, मतलब ये एक क्रोमोसोम प्रेजेंट मतलब लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब इनके बनाओ कॉम्बिनेशन। अब ध्यान रखना टी और आर एक साथ जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, तो एक तो बना ये टॉल राउंड और दूसरा हमारे पास ये वाला भी सेम ना ड्वार्फ राउंड। तो इसके अंदर देखो पेरेंटल तो बन रहे हैं 100%, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड, ये क्या थे, पेरेंट्स थे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। क्यों, क्योंकि जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे, तो अलग नहीं हो सकती हैं। ठीक है, लिंक्ड है, तो इसीलिए रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनेंगे, 0% बनेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ लिंकेज, अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन हमारे पास 0 बन रहे हैं, अगर लिंकेज नहीं प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन 50% हमारे पास पेरेंटल बन रहे हैं। ठीक है, ये हुआ बेटा इफेक्ट ऑफ लिंकेज के समझने के बाद। अब हमें 2 बातें समझ में आ गई, दैट genes are present on the same chromosome are linked। समरी कर रहे हैं बेटा, अब हम यहाँ करो, जो भी हमने अभी तक समझा है उसकी समरी ये निकल के आई है कि जो जीन्स हैं जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इंक्रीज्ड पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब लीड्स टू इंक्रीज्ड पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, आई एम नॉट सेइंग रिकॉम्बिनेशन, मैं सीधा बोल रही हूँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो 100% आए। किस वजह से, बिकॉज सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट थी दे वर लिंक्ड। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँ नो रिकॉम्बिनेशन, कोई भी नए नहीं बने बेटा, बस जो पेरेंटल वाले थे वो ही आए। ओके मैम, चलो लिंकेज होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज होते हैं, लिंकेज होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज होते हैं। रिकॉम्बिनेशन कितने बने, लिंकेज प्रेजेंट थे 0% आए या कम बनते हैं, राइट, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं। ओके, अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना, आपके सामने लिखा हुआ है, बट व्हाट डज नेचर वांट्स। ठीक है, हमने ये बोल दिया लिंकेज प्रेजेंट है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे, बट नेचर हमेशा वेरिएशंस चाहती है, नेचर हमेशा रिकॉम्बिनेशन चाहती है। नेचर चाहती है कि रिकॉम्बिनेशन बने, वेरिएशंस आए, ताकि जो नई जो स्पीशीज हैं वो नेचर वांट्स टू प्रमोट देम। ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से, नेचर ऑलवेज प्रेफर वेरिएशंस, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट प्रेफर्ड एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ऑर्गेनिज्म। नेचर हमेशा बूस्ट करना चाहती है और इसीलिए नेचर के पास इसका क्या सॉल्यूशन है, नेचर वांट्स वेरिएशंस। वेरिएशंस कैसे आएंगी, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। वेरिएशंस कैसे आएंगे, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशंस। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन आने के लिए क्या चाहिए, अब नेचर ने एक चीज और प्रेफर की, दैट इज मियोसिस। मियोसिस के पैकेटिंग स्टेज के अंदर क्या होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। तो इसका मतलब नेचर क्या चाहती है, नेचर चाहती है कि जो लिंकेज है वो नहीं होनी चाहिए, लिंकेज नहीं होगी तो क्या होगी, वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस कैसे आएंगी, जब नए रिकॉम्बिनेशन बनाना चाहती नेचर, तो उसका एक ही सोल्यूशन निकाला, दैट क्रॉसिंग ओवर शुड बी देयर बिटवीन द क्रोमोसोम्स टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है बेटा, फॉर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलो इतनी सी बात को इसको नोट डाउन करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे ताकि हम आगे चलें। चलो ठीक है, एक वेट ओके, ठीक है, तो इतनी बात हमें क्लियर है। नेचर क्या चाहती है, नेचर चाहती है वेरिएशंस आए, तो उसके लिए नेचर के पास क्या सोल्यूशन है, क्रॉसिंग ओवर करवा दो। ठीक है, कब होती क्रॉसिंग ओवर, हमने पढ़ा हुआ मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, अब आ जाओ बेटा, अब देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब कहाँ होती है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस 1, मियोसिस 1 ऑफ पैकेटिंग स्टेज ऑफ मियोसिस 1, ऐसा बोलो, पैकेटिंग स्टेज ऑफ मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब है दो दोस्त जब फ्रेंड्स बनते हैं, पास आते हैं, होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो
फिलहाल मेरी एक बात इसको सिंपल करने के लिए समझना, दो दोस्त जब नए नए दोस्त बनते हैं आपस में गले मिलते हैं, ठीक है, गले मिलते हैं तो उनके बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है। अब किसी रीजन से उनको दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन उनके बीच में दूर जाना पड़ रहा है। याद करो वो क्लासमेटा बनना और उनका सेपरेशन होना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, ठीक है। दो दोस्त आपस में आए, गले मिले और किसी रीजन से जब उनको दूर हटना पड़ रहा है तो आपस में एक दूसरे का सामान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, मेरा कुछ सामान तेरे पास, तेरा कुछ सामान मेरे पास, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो आदान प्रदान होता है गिफ्ट्स का, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। चलो आगे आओ। देखो बेटा, ये कंडीशन है किसके अंदर, G1 फेज, G1 फेज के अंदर सेल साइकिल। जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो याद करो हमारे पास क्या होता है, मान लो सेल साइकिल है, सेल साइकिल के अंदर हमें पता है G1 फेज होता है, S फेज, G2 एंड M फेज। G1 के अंदर ये वाली कंडीशन होती है दैट क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, दे आर प्रेजेंट, एक तरह से सिंगल है। एस फेज के अंदर फिर देखो क्या होगा, डबल करते हैं। ये कौन सा फेज हुआ, एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेट हो जाते हैं डीएनए, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाता है, दूसरा क्रोमोसोम अपनी दूसरी कॉपी बनाता है आफ्टर एस फेज। तो ये वाली कंडीशन बनती है बेटा किसके अंदर, हमारे G2 फेज के अंदर, G2 फेज के अंदर। क्योंकि हमें पता है जब ट्रांसफर होना है गैमीट्स का, जब ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल का, गैमीट्स बनते वक्त हाफ नंबर रह जाएगा जो बाद में फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम्स की कॉपी क्यों बनती है, क्योंकि आगे ट्रांसफर होना है। एक ओरिजिनल कॉपी सेल अपने पास रखेगा और जो उसकी कॉपी बनाई है वो उसको आगे ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अब देखो इस क्रोमोसोम ने, हमें क्या करना चाहिए बेटा, इसको भी हम रेड कलर कर देते ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज रेड क्रोमोसोम, राइट, दिस इज रेड क्रोमोसोम, ओके। तो अब देखो क्या हुआ, इस क्रोमोसोम ने अपनी एक कॉपी बनाई, इस क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट थी कैपिटल T एंड कैपिटल R। जब इसकी कॉपी बनेगी तो इसका मतलब इसके पास भी क्या आएगी, कैपिटल T कैपिटल R, ओके। अब बात करो ग्रीन वाले क्रोमोसोम की, इसने अपनी कॉपी बना दी क्योंकि एस फेज के अंदर क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया क्रोमोसोम्स का, राइट। तो यहां पे आ गई आपकी स्मॉल t, स्मॉल r, तो ये बन गई बेटा इनकी कॉपी कौन से, G2 फेज के अंदर। अब आती है पैकेटिंग स्टेज ऑफ मियोसिस 1, उसमें क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक सेकंड, अब ध्यान से सुनना। मेरे पास ये दो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी कॉपी है। मेरे पास एक ये क्रोमोसोम है, ये इसकी कॉपी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो जब दो क्रोमोसोम बनेंगे, ये जो क्रोमोसोम है दे आर, ठहरो इनको हम अटैच कर देते हैं, दिस इज सिस्टर क्रोमेटिड्स, आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो दीज आर ऐसे, इनके बीच में याद करो साइनैप्स बनते हैं, क्लासमेटा फॉर्मेशन से सेपरेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड बाइवेलेंट, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक ही क्रोमोसोम के दो आर्म्स जिनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब ये पेयर्ड वाले क्रोमोसोम पास में आते हैं, ठीक है। इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, मतलब एक आर्म रेड वाले की, एक आर्म ग्रीन वाले की, ये कैसे है, ये दोनों दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आपस में क्रॉस करेंगे, आपस में क्लासमेटा बनेगा। और जब ये क्रॉस करेंगे तो क्रॉसिंग के बाद जैसे ही ये सेपरेट होने लगते हैं तब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या हुआ, आप देखो ध्यान से देखो, रेड वाले के पास ये जो इसकी सिस्टर क्रोमेटिड थी, इसके लिए नॉन सिस्टर थी, इसके पास कुछ पार्ट ये ग्रीन वाला आ गया, ठीक है, कुछ पार्ट ग्रीन वाला आ गया। और ग्रीन वाले पे थी हमारे पास स्मॉल आर आने की वजह से ग्रीन वाला पार्ट किसके साथ आ गया, इधर आ गया, ठीक है। और ग्रीन वालों के पास क्या चला गया, ये रेड वाला पार्ट,
दिस वन, ये रेड वाला पोर्शन चला गया किसके पास, ग्रीन के पास। तो मतलब गले मिले, जब उनको किसी रीजन से अलग होना पड़ा तो आपस में अलग होते होते कुछ सामान ग्रीन वाले का रेड वाले के पास चला गया और कुछ सामान रेड वाले का ग्रीन वाले के पास चला गया। ठीक है, मतलब जीन्स जो थी आपस में एक्सचेंज हो गई, राइट। इतनी बात क्लियर है। स्मॉल आर कहाँ आ गया, रेड के पास। कैपिटल आर जो रेड पे प्रेजेंट था वो चला गया ग्रीन के पास। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से आप देखो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, ओके, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, राइट। यहां से देखो स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या बन गए, रिकॉम्बिनेशंस। क्या बन गए, रिकॉम्बिनेशन। कितने, 4 कॉम्बिनेशन टोटल आए, जिसमें से 2 हमारे पास नए बने बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगी ये वाली बात। यस मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हुई होती, अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होती तो देखो क्या बनना था, तो बेटा सीधी सी बात है, टी आर बन जाता, ये भी टी आर बन जाता, ये स्मॉल टी स्मॉल आर और ये स्मॉल टी स्मॉल आर बन जाता। तो देखो क्या इधर कोई भी कॉम्बिनेशन है, ये तो सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो देयर विल अकर ओनली 2 कॉम्बिनेशन। मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और नेचर हमेशा प्रेफर करती है बेटा कि क्रॉसिंग ओवर हो। क्रॉसिंग ओवर होगी तभी तो रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, तभी तो वेरिएशंस आएंगी, और नेचर ऑलवेज वांट्स टू प्रमोट वेरिएशंस। ठीक है, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए होंगे अब, राइट। चलो, ये हुआ बेटा क्रॉसिंग ओवर की बात। ओके, अब बात कर लेते हैं अगर सेम क्रोमोसोम, ठीक है, हमने बात की एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स प्रेजेंट है, दे आर लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो हम ये बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जो है नहीं बन रहे, लिंक्ड होने की वजह से दे आर मतलब आपस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, नए रिकॉम्बिनेशन नहीं बन रहे। अब आप क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि देखो, ये मान लो मैंने लिया था कैपिटल टी, ठीक है, रेड क्रोमोसोम पे, ये मैंने लिया था कैपिटल आर, इसके सामने कैपिटल टी कैपिटल आर, और दूसरा क्रोमोसोम था टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक पार्ट जो है कट जाता है क्रोमोसोम का, उधर से मतलब आपस में क्रॉस होते होते आपस में एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनके बीच में है डिस्टेंस ज्यादा, इनके बीच में है डिस्टेंस ज्यादा। चलो एक बार थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर करके देखते हैं। ये मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम था, ठीक है, यहाँ से मैंने लिया, इसके बीच में हो गया क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, चलो जब हमने इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कर दिया तो लेट अस चेक व्हाट विल हैपन। जीन्स देखो कहाँ प्रेजेंट है, एक जी प्रेजेंट है यहाँ पर, टी दिख नहीं रहा, कैपिटल टी, और एक जीन मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, और ये है बेटा दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पे प्रेजेंट है मान लो स्मॉल टी और इधर प्रेजेंट है स्मॉल आर। ठीक है, अब मान लो यहाँ से ही कट होगा, यहाँ से ही कट होगा, तो आर के यहाँ से हटने के चांसेस हैं, उधर से कैपिटल आर के हटने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर 2 जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उनके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उनके अलग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब उनके क्या हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के, क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। अब आप इसको इस सिचुएशन से कंपेयर करके देखो, एक मिनट, अगर ए और बी जीन्स पास पास थी, ए और बी जीन पास पास हैं, इधर से स्मॉल है स्मॉल बी ये पास पास है। ठीक है, जब इनके बीच में बेटा क्रॉसिंग ओवर होगा, इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ठीक है, ओके, तो ये जीन्स तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है,
यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है, ए और बी, और इसके सामने भी है ए और बी, इधर से ये प्रेजेंट है ए और बी, इधर से ये प्रेजेंट है ए और बी। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी क्रॉसिंग ओवर हुआ इन दो आर्म्स के बीच में, तो ये दोनों आर्म चलो अलग तो हो जाएंगी, बट ये वाली जीन्स आपस में बहुत पास पास रखी हुई हैं, तो इनके चांसेस जो होंगे अलग होने के बहुत बहुत कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू इन जीन्स के। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये कैपिटल आर इट कैन गो हेयर, बट ये जो कैपिटल बी है वो यहाँ पे नहीं जा सकता। मतलब कहने का ये, अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है, दीज आर लिंक्ड जीन्स, और लिंक्ड जीन के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मतलब लिंकेज कम है, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा है। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं। बट अगर सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है बट उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उनको अलग करना मुश्किल होगा। ठीक है, मतलब लेस डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स मीन्स लेस चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर मीन्स लेस रिकॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार लिख के देखते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा लिंकेज कम, अगर डिस्टेंस कम लिंकेज ज़्यादा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितना ज़्यादा दो जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम उनके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन। अगर डिस्टेंस कम है इसका मतलब लिंकेज ज़्यादा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर कम है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन कम बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब देखो हमारे पास ना बेटा 3 कंडीशंस हैं। वी हैव 3 कंडीशंस। अब हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कहती है कि लिंकेज एब्सेंट है, लिंकेज है ही नहीं, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन लिंकेज एब्सेंट है। ओके, खत्म कर दी हमने बात, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो सारे रिकॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिंकेज प्रेजेंट तो है बट जो जीन्स हैं वो, ये समरी चल रही बेटा, ये सारी जो भी हमने अभी समझा। अब हमारे पास 3 कंडीशन आती हैं। लिंकेज अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम पे है तो नए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो होगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल अकर। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल अकर। ठीक है, चलो अब मैंने बोला लिंकेज तो प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पर, बट उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, वेरी क्लोज मतलब लेस डिस्टेंस, राइट? ओके, अब क्रॉसिंग ओवर कैन नॉट अकर, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, आपस में लिंक्ड जीन है। याद करो ये वाली कंडीशन, ए और बी बहुत पास पास है, ए और बी बहुत पास पास है, जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो हो सकता है ये वाली आर्म और ये वाली आर्म आपस में सेपरेट हो जाए, बट ए और बी जीन्स क्योंकि बहुत पास पास है तो इनके बीच में क्या होगा, लिंकेज होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, मतलब नो क्रॉसिंग ओवर। नो क्रॉसिंग ओवर मतलब नो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आ जाए दूसरी कंडीशन, लिंकेज प्रेजेंट है मतलब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है क्योंकि अब देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे कंपेयर करो डिस्टेंस कितना था, यहाँ बिल्कुल कम था ही नहीं, और यहाँ देखो डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। कितने चांस है क्रॉसिंग ओवर के वो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे, मोर डिस्टेंस मोर क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो अब ये जो कैपिटल ए है ये कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है। अब कैपिटल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल बी क्रॉसिंग ओवर होके हो सकता है इधर भी आ जाए, तो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी बन सकता है।
ये वाले स्मॉल ए के पास हो सकता है यहाँ पे कैपिटल बी आ जाए, स्मॉल ए कैपिटल बी, और ए और बी भी बन सकता है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे। आई होप अब तक हमें बिल्कुल जो कहानी है वो समझ में आ गई है। हमने देखो क्या क्या डिस्कस किया। हमने बोला एक ही जीन के ऊपर जब जीन्स प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। ठीक है, लिंक्ड जीन होने की वजह से उनका जो मतलब डिफरेंट अगर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है जीन्स, दे आर नॉट लिंक्ड, दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर सेम पे प्रेजेंट है तो लिंकेज होगा, लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, अब हमने बात की फिर डिस्टेंस की। अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है मतलब देयर इज कंप्लीट लिंकेज, और अगर दूर दूर है दैट इज लिंकेज प्रेजेंट, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसको मैं बोल दूँ इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज तो है बट डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से दैट लिंकेज इज नॉट कंप्लीट, और यहाँ पे जीन्स आर वेरी क्लोज तो इसका मतलब ये कैसी है बेटा, कंप्लीट लिंकेज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आई होप क्लियर है। यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, तो जब रिकॉम्बिनेशन बनने की जो चांसेस हैं, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू रिकॉम्बिनेशन की हो सकती है 50 पेरेंटल आए थे हमारे पास, 50 क्या आए थे, रिकॉम्बिनेशन, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 50%। अगर जीन्स तो प्रेजेंट है बट उनके बीच में डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर लो। मिनिमम वैल्यू अगर कंप्लीट लिंकेज है तो 0% आती है, मिनिमम वैल्यू 0%, या तो बिल्कुल भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, होगा तो अगर 50% होगा, दैट इज एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब लिंकेज जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट। जितनी ज़्यादा लिंकेज उतने कम रिकॉम्बिनेशन, जितने कम लिंकेज उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन। तो ये रिलेशन कैसा बन गया बेटा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस लिंक्ड जीन के बीच में ज़्यादा चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये हुई हमारी एक समरी। ठीक है, इतनी बात आई होप क्या मुझे पक्के से पता है कि आपको क्लियर है, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा यूनिट। ठीक है, तो टी.एच. मॉर्गन जी के स्टूडेंट थे स्टूडेंट, उन्होंने चलो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करें। एक बार हम देखते हैं थोड़ी सी हमारी व्हाट डज एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी देखते हैं एक बार क्या कह रही है हमें। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पास चलते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि जो कुछ भी हमने समझा क्या वो एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, ठहरो एक बार रुको। यस, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, नाउ वी कैन मूव। चलो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे आ जाओ। देखो, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, देखो टी.एच. मॉर्गन ने क्या दिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, और उनके कलीग्स ने, दैट लेड टू द डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशंस क्यों आती है, मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस क्यों आती हैं। ठीक है, तो मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो कर रहे थे किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वहाँ से डिस्कवरी शुरू होनी हुई कि जो वेरिएशन है, बेसिस फॉर वेरिएशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मॉर्गन ने वर्क किया किसके साथ, टाइनी फ्रूट फ्लाई, जिनका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कॉमन नेम है बेटा इनका, फ्रूट फ्लाई। तो आप ये देख सकते हैं द मेल इज स्मॉलर, फीमेल इज कंपैरेटिवली लार्जर, तो दिस इज मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला। ठीक है, आगे आओ, आगे देखो क्या बात हुई। अब हमें वही सब कुछ समझना जो हमने पढ़ा है अभी। मॉर्गन ने वर्क किया टाइनी फ्रूट फ्लाइज के साथ, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जो क्या थे, फाउंडेशन थे वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। क्यों, अब देखो वाई ड्रोसोफिला, क्योंकि सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर उनको आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, लाइफ साइकिल इनका अबाउट 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, सिंगल मेटिंग से बहुत सारी प्रोजेनिस प्रोड्यूस की जा सकती है, राइट। ओके, ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, मतलब बता सकते हैं दैट दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, राइट। ओके, ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन, हमने अभी भी डिस्कस किया, हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो ये किसका आंसर मिल गया हमें, वाई ड्रोसोफिला का हमें आंसर मिल गया। ठीक है, आगे आओ।
अब देखो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है। मॉर्गन कैरिड आउट, बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करवाए थे मॉर्गन जी ने, टीएच मॉर्गन ने, कहाँ पे, ड्रोसोफिला के अंदर, टू स्टडी वो वाली जीन्स जो क्या थी, सेक्स लिंक्ड थी। These crosses were similar to वही डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जो मेंडल ने पीज के अंदर करवाए थे, वही सेम क्रॉसेस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर करवाए। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स को क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल से, और इंटर क्रॉस करवाई उनकी F1 प्रोजेनी, जैसे सेम मेंडल ने करवाया था, सेल्फिंग करवाई थी F1 प्रोजेनी के मेंबर्स के बीच में। He observed that दो जीन्स जो थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए। ठीक है, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने देखा जो दो जीन्स थे वो ऐसे सेग्रीगेट नहीं हुए, मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू उनके पास रेशियो आनी चाहिए थी 9:3:3:1, बट वो रेशियो डिविएट कर जाती है। ठीक है, ऑफ ईच अदर एंड द F2 रेशियो डिविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशियो दैट वाज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि शायद ये वाली रेशियो आएगी व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ से एक बार कंसेप्ट जो हमने समझा, ये दो क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल है कैपिटल बी, स्मॉल है स्मॉल बी, देखो इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, मींस ये जीन्स क्या है, टाइटली लिंक्ड है। सेम क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है बट दे आर टाइटली लिंक्ड, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ना इनके बीच में। अब देखो ये, अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का देयर इज मोर डिस्टेंस, मतलब दे आर लूजली लिंक्ड, दे आर लूजली लिंक्ड। तो ये सारा हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये वही वाला कंसेप्ट है, लिंकेज, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब जो मेंडल ने मॉर्गन जी ने एक्सपेरिमेंट करवाए, अब देखो अब इसके अंदर हमें क्या करना है। चलो इसको समझने से पहले एक बार हम आते हैं मेंडल क्रॉस ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, देखो क्या था यहाँ पर, क्या था, देखो मेंडल को ये पता था फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है और मेल के पास है XY क्रोमोसोम। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने क्या किया, तीन कैरेक्टर लिए, बॉडी कलर लिया, आई कलर लिया और विंग का साइज, ये तीनों कैरेक्टर्स किसके ऊपर प्रेजेंट थे, X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे। ठीक है, ओके। अब यहाँ में बस एक ही सीन है, हम डोमिनेंट कैरेक्टर को और रिसेसिव कैरेक्टर को, डोमिनेंट को यहाँ पे बोलते हैं वाइल्ड टाइप और हम यूज करते हैं प्लस का साइन। रिसेसिव को हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे जो कैरेक्टर है उसके स्मॉल अल्फाबेट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 कलर कौन कौन से थे बेटा हमारे पास, बॉडी कलर में डोमिनेंट और रिसेसिव, ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट और येलो बॉडी इज रिसेसिव। तो येलो बॉडी का वाई ले लो, स्मॉल वाई। ठीक है, अब स्मॉल वाई तो रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव कैरेक्टर को और y प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, तो इसको हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप। क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप। ऐसे जब हम आई कलर की बात करते हैं तो डोमिनेंट कलर है रेड, रिसेसिव है व्हाइट, तो W और यहाँ पे होगा W प्लस, डोमिनेंट की जगह यहाँ पे लिखा होगा आपके सामने वाइल्ड टाइप। ठीक है, ऐसे जब हम विंग साइज की बात करते हैं, जो लार्ज विंग है दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर, तो मिनिएचर, M फॉर मिनिएचर, और यहाँ हमने दिया M प्लस मतलब मिनिएचर, कौन से टाइप के, डोमिनेंट टाइप के, और इसको हम क्या बोल देते हैं, वाइल्ड टाइप। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, अब जब टीएच मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट करवाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान देना है ना, पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया बॉडी कलर, पहला क्रॉस, दिस वाज क्रॉस नंबर 1, और यहाँ उन्होंने मान लो हम ले लेते हैं क्रॉस नंबर 2, राइट। तो बॉडी कलर एंड आई कलर, बॉडी कलर आई कलर, येलो वाइट और ब्राउन रेड आइट। ठीक है, ये क्या ली उन्होंने, रिसेसिव वाले कैरेक्टर लिया उन्होंने फीमेल का, और ये वाला उन्होंने लिया मेल का। ये याद रखना बेटा, इस कैरेक्टर के लिए जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम, तो उन्होंने जो फीमेल ली दैट वाज रिसेसिव, तो इसके पास क्या था, इनके पास था Y
W, YW। ये क्रोमोसोम कैसे थे? These were XX क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या ले ली उन्होंने? फीमेल। ओके, मेल के लिए उन्होंने क्या किया? X क्रोमोसोम लिया, ठीक है, और दूसरा लिया Y क्रोमोसोम। क्या लिया? Y क्रोमोसोम, राइट। तो ध्यान देंगे इस बात पर, ठहरो। दिस इज मेल, इनके बीच में करवा दिया क्रॉस, इनके बीच में क्या करवा दिया? क्रॉस। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? Y पे नहीं होता बेटा इसका जीन, इसका जो जीन है Y पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिया Y प्लस W प्लस, ठीक है। तो दिस इज वाइल्ड मेल, दिस इज वाइल्ड मेल। और ये क्या है? दिस इज रिसेसिव फीमेल। इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे, अब हम देखने जा रहे हैं क्रॉस। एक बार देखो, यहाँ से यहीं पे आते हैं जहाँ हमारी NCERT एरिया में, यस, ठीक है। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, येलो वाइट दिस इज फीमेल, येलो वाइट दिस इज फीमेल, और दिस इज वाइल्ड टाइप का मेल, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। जब इनको हमने क्रॉस कराया F1 प्रोजेनी के अंदर, F1 प्रोजेनी में देखो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे बनाया कौन सा, यहाँ मैंने लिया W, यहाँ लिया Y, यहाँ लिया W, यहाँ लिया Y, और दूसरी तरफ मैंने ये लिया मेल, ठीक है। यहाँ क्या है? W प्लस Y प्लस। जब इनके देखो ये सेग्रीगेशन होगा तो Y W के साथ ये आ सकता है Y प्लस W प्लस। दूसरी सिचुएशन देखो, Y W ये इसके साथ आ सकता है Y प्लस W प्लस, ठीक है। ये तो दोनों क्या बन गई? फीमेल। फीमेल कैसी बन गई बेटा? वाइल्ड फीमेल, दीज आर वाइल्ड फीमेल। और मेल देखो कैसे बनेंगे? मेल बनने के लिए ये बन गया आपका YW, और दूसरा भी मेल क्या बन गया? YW। ये X है, ये Y है, ये X है, ये Y है। तो ये मेल कैसा बन गया? रिसेसिव मेल, रिसेसिव मेल। ये कौन सी प्रोजनी आ रही है बेटा? ये आ रही है बेटा F1 प्रोजनी, दिस इज F1 प्रोजनी। वाइल्ड टाइप की बन गई फीमेल, ठीक है, और रिसेसिव बन गया आपका मेल, दैट इज येलो वाइट। अब जब इनको सेल्फिंग करवाई गई, तब हमारे पास क्या बनेंगे? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बने? मेल देख लो पहले, Y प्लस W प्लस YW, ये क्या बने? मेल। फिर एक कॉम्बिनेशन बना W प्लस YW प्लस। ये वही वाली चीज है बेटा, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, ठीक है। वही वाली सेम चीज है। तो इसका मतलब हमारे पास ये आए कॉम्बिनेशन, ये किसके कॉम्बिनेशन? ये बने हमारे पास मेल, नए वाले। और देखो फीमेल कैसी बनेगी? फीमेल आई हमारे पास W प्लस Y प्लस W प्लस और YW, और इधर से मेल बना Y प्लस W और इसके सामने YW, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ठहरो, इजी करने के लिए ऐसे लिखो, Y प्लस Y W प्लस W, ये हुई एक। दूसरा देखो, दूसरा Y प्लस YW, फिर देखो YW, और एक और देखो YW प्लस YW। देखो इस तरह से समझ में आ रहा है हमें, ये क्या बनी? सारी फीमेल्स, ठीक है। तो जब ये रिकॉम्बिनेशन देखे गए, ये रिकॉम्बिनेशन बने और हमारे पास पेरेंटल बने, तब ये देखा गया जो पेरेंटल टाइप थे वो तो बने 98.7%, और जो रिकॉम्बिनेंट आए वो सिर्फ 1.3% आए। ऐसा कब पॉसिबल है? जब रिकॉम्बिनेशन बहुत कम बने, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। मतलब जीन्स क्या थी? लिंक्ड थी। तब यहाँ से मॉर्गन जी ने ये बोला
बॉडी कलर और आई कलर वाली जो जीन्स हैं दे आर लिंक्ड जीन्स, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में नहीं हो पाया और जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन कम बने, इतने चांसेस नहीं थे, या उनके बीच में ऐसा कह लो कि बहुत डिस्टेंस नहीं था, वो पास पास में प्रेजेंट थी। ये है बेटा क्रॉस वन की बात। क्रॉस वन के अंदर याद रखोगे बॉडी कलर और आई कलर को लिया गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्रॉस। सेकंड क्रॉस के अंदर क्या लिया गया, आई कलर और विंग का साइज, आई कलर और विंग का साइज, वही सेम चीज। रिसेसिव वाला कैरेक्टर पहले फीमेल ले लो फिर मेल ले लो। तो देखो व्हाइट मिनिएचर फीमेल ले ली क्रॉस बी में, और वाइल्ड टाइप का ले लिया मेल। मेल मतलब कैसा होगा, अब ये रेड आइड दैट नॉर्मल विंग्स, ठीक है। अब क्रॉस कराया तो वही है, वाइल्ड टाइप की फीमेल आई और वाइट मिनिएचर वाला मेल आ गया। अब जब इनकी सेल्फिंग कराई गई, तब देखा गया कि जो पेरेंटल टाइप्स हैं वो तो आती है 62.8% और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप आती हैं 37.2%, ठीक है। अब इतने सारे रिकॉम्बिनेशन क्यों आए होंगे, बिकॉज हमें पता है सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जीन्स। देखो ये हमने अभी भी डिस्कस किया ना, that genes are present on the same chromosome. Genes are present on the same chromosome, X chromosome पे। Body color, eye color, इनके बीच में distance less, और eye color और wing size के बीच में more distance, ठीक है। तो ये वाली जो दोनों genes थी, this one और ये this one, these were closely linked, इसीलिए इनके जो रिकॉम्बिनेंट्स आए वो कम आए, और विंग साइज और आई कलर वाली दिस वन एंड दिस वन दीज वर लेस लिंक्ड होने की वजह से क्या हुआ, नो क्रॉसिंग ओवर मतलब नो तो नहीं बोलेंगे, लेस, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा है, लेस लिंक्ड है, क्रॉसिंग ओवर हुई तो सही, तो जिसकी वजह से लेस रिकॉम्बिनेंट्स बने, यहाँ पे मोर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, क्योंकि लिंकेज कम थी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, है ना, डिस्टेंस ज्यादा था, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बने, ठीक है। तो यही हुआ मॉर्गन जी के सेकंड वाले क्रॉस के अंदर। सेकंड क्रॉस में कितने बने रिकॉम्बिनेंट टाइप, सिर्फ 37.2%, और पेरेंटल टाइप रहे हमारे पास 62.8%। जब हम क्रॉस वन की बात कर रहे हैं तो 98.7% थे पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप थे 1.3%, ठीक है। चलो, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, उनको पता था, मॉर्गन और उनके ग्रुप को पता था कि द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एंड so quickly that जब दो जीन्स एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में they are situated on the same chromosome, proportion of parentals in combination were much higher than the non-parental। जब लिंकेज है तब पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे, नए रिकॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, ठीक है। मॉर्गन attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on the chromosome and the term recombinant to describe the generation of non-parental combinations, ठीक है। तो उनके लिए वर्ड यूज किया गया रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हाँ, मॉर्गन और उनके ग्रुप ने ये भी फाइंड आउट किया, इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, कुछ जीन्स दे आर टाइटली लिंक्ड, मतलब शोड वेरी लो कॉम्बिनेशन, व्हाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, जिनकी वजह से हायर रिकॉम्बिनेशन दिखा। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन कम आते हैं, एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन इन क्रॉस वन, राइट। और while white and miniature wing showed 37.2% recombination, मतलब आई कलर और मिनिएचर जो विंग का साइज था they were not linked, less linked, और बॉडी कलर और आई कलर की जो जीन्स थी वो टाइटली लिंक्ड थी, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, जो हम बात कर रहे थे, उनका जो स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, उन्होंने
ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है बिटवीन जीन्स में, उनको यूज़ किया टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, दैट इज नोन एज जीन मैपिंग. बिटवीन जीन्स पेयर द सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम. तो हम अब अगर हम जीन्स के बीच में अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखते हैं तब हम जीन्स के बीच में डिस्टेंस भी बता सकते हैं. दैट इज नोन एज मैपिंग ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, दैट इज जीन मैपिंग. और आज जेनेटिक मैप्स जो है दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज वाज डन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को. वही वाली चीज़ है, बॉडी कलर की जो जीन है और जो आई कलर की जीन है, ठीक है, उनके बीच में है 8% रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, आई जीन विंग साइज की और आई कलर की बात करें तो इनके बीच में 9%, बॉडी कलर और जीन ऑफ विंग साइज के बीच में है 17%. तो एक तरह से रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन के लिए यूज किया गया 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट, सेंटीमॉर्गन. ठीक है, तो ये हुई थी किसके बारे में बात, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. यस मैम, हमें अच्छे समझ में आ गया. अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस. आई होप हमें क्लियर हो गया है लिंकेज का कंसेप्ट. तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हमारे पास, लेट अस डिस्कस दैम. ओके, मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फिनोमिना इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज, मेंडल को क्यों नहीं मिला ये लिंकेज का फिनोमिना? क्यों? क्योंकि जो जीन्स, जो कैरेक्टर्स वो स्टडी कर रहे थे, उनकी जो जीन्स थी, उनके जो फैक्टर्स थे, दे वर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम. ठीक है, तो there were many chromosome characters studied were located on different chromosome. Yes, characters he studied were located on different chromosomes. तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा B. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. The map distance between, मान लो ये हम बात कर रहे हैं मैप डिस्टेंस बिटवीन A and B is 3 units. A और B के बीच में मान लेते हैं 3 यूनिट्स. ओके, बिटवीन B एंड C इज 10 यूनिट्स. बिटवीन B एंड C, ये मान लो C है, दिस इज 10 यूनिट्स. ओके, देखो बेटा, ये बोला गया है एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, मान लो B और A, इनके बीच में डिस्टेंस दिया गया है 3 यूनिट्स. ठीक है, अब हम B और C की बात करें तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 10 यूनिट्स. यही बोला जा रहा है हमसे. यस, बिटवीन B एंड C इज 10 यूनिट्स. ओके, A एंड C के बीच में कितना है, दैट इज 7 यूनिट्स. ठीक है, जिसका मतलब B और C के बीच में हो गया 10 यूनिट्स, राइट. ओके, द ऑर्डर ऑफ द लिंकेज, ऑर्डर ऑफ द जीन्स इन लिंकेज मैप कंस्ट्रक्टेड अबव डाटा वुड परहैप्स बी. हाँ, तो ये कैसी होंगी, BAC हो जाएगा इनका ऑर्डर, तभी इतने ये सारी आ सकती है ना. तो आंसर हो गया हमारा D. ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ. नेक्स्ट. ओके, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्रॉसिंग ओवर होगा तो नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे. तो दैट मीन्स यस, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स या जीन्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो रिकॉम्बिनेशन बनने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर चाहिए. क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब 2 लिंक जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे. ठीक है, ओके. The percentage of crossing over will be more if genes, linked genes are located, हाँ डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए बेटा, located far apart from each other, that means A. ठीक है, एक एक बात हमने बहुत अच्छे से समझी है, तो हमारे सब क्वेश्चन अब सही होने चाहिए. लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ड्रोसोफिला को टिक मत कर देना अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो भी. ठीक है, ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट किए मॉर्गन ने, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाए, बट जो पहली बार लिंकेज ऑब्जर्व की गई थी दैट वर बैटसन एंड प्यूनेट इन स्वीट पी में. ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हम कर देंगे स्वीट पी. ओके, देन आ जाओ, ड्रोसोफिला के पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है. हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप डज इट हैव? देखो, 2n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू
4 पेयर है, 2n इज इक्वल टू 4 पेयर, n मतलब कितना हो गया 4 हो गया। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वन सेट के अंदर उतने ही क्या होते हैं लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो लिंकेज ग्रुप यहाँ पे भी कितने होंगे इक्वल टू n। तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे n के बराबर। तो इसका मतलब कितना आंसर होगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, ओके चलो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक, जो बच्चों को अक्सर बहुत टिपिकल सा लगता है, इतना मुश्किल नहीं होता है ये। और आज की क्लास के बाद आई एम श्योर अगर आप पूरी क्लास को बहुत अच्छे से सुनते हैं, देखते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठेंगे, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ smile.